हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT कक्षा 9 इतिहास, इसका अध्याय नंबर 2 है आज हमारा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले हम जो अध्याय था हमारा फ्रांसीसी क्रांति, वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। आज जो हमारा अध्याय नंबर 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक जो परिवर्तन है का युग, पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। पहला जो अध्याय था हमारा फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें हमने देखा था कि फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब होती है जी? 1789 में होती है। फ्रांसीसी क्रांति के होने का मुख्य कारण क्या थे, वो भी हमने अध्ययन किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़े, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद है यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा कि फ्रांस के बाद किसमें जो है ये प्रचार हुआ एक राष्ट्रवाद का, क्योंकि यूरोप में फैलता जा रहा था। क्योंकि जब कोई क्रांति होती है या कोई परिवर्तन होता तो उस आसपास के इलाकों में ज़रूर परिवर्तन होगा, क्योंकि फ्रांस के पास जो इलाका था यूरोप का था। जैसे ही फ्रांस में जो क्रांति होती है तो ये जो है इसका प्रचार है यूरोप में भी ज़रूर फैलता है, क्योंकि जहाँ फ्रांस में पहले क्या था, एक निरंकुशवाद शासन चल रहा था। तो इसको समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति होती है। जैसे जैसे फ्रांसीसी क्रांति में एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, एक अलग गणतंत्र बनता है, एक निरंकुश जो शासन था उसको समाप्त किया जाता है। धीरे धीरे ये क्षेत्र है जो ये बात यूरोप के पास जाती है, तो यूरोप ने भी एक कैसे इनको यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय होगा, ये हम विचार करेंगे। स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया। जी बिल्कुल, कि फ्रांसीसी जो क्रांति होती है फ्रांसीसी 1789 में, इसने क्या परिवर्तन किया? सामाजिक जो संरचना थी, एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर था उसमें भारी परिवर्तन किया। क्योंकि पहले क्या था, निरंकुश शासन चल रहा था, ऐसा शासन जिसमें लोगों को डरा धमका के शासन किया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए, एकजुट होकर लोगों ने इस आंदोलन का भाग लिया और एक जो निरंकुश शासन था उसको उखाड़ फेंका और एक लोगों के हाथों में शासन आ गया। तो इसमें एक सामाजिक परिवर्तन हुआ था। 18वीं सदी से पहले, जो 18वीं सदी थी, इससे पहले क्या था कि फ्रांस का समाज मोटे तौर पर कितने श्रेणियों में बंटा हुआ था? 3 श्रेणियां थी, या हम कह सकते हैं इसको 3 एस्टेट में बंटा हुआ था। कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? कुलीन वर्ग। कौन सी श्रेणी थी? कुलीन वर्ग। पहला श्रेणी थी कुलीन वर्ग। दूसरे में कौन थे? पादरी वर्ग थे। कौन से थे? पादरी वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन से थे? तो निम्न वर्ग थे। निम्न वर्ग। अब क्या था, इनमें बहुत विभिन्नताएं थी, बहुत इन तीनों वर्गों में भेदभाव था। सबसे ज्यादा भेदभाव किसके साथ होता था? तो हम कहेंगे जी निम्न वर्ग के साथ था। इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुआ था इन्हीं वर्गों में हुआ था।
समाज की आर्थिक और सामाजिक सतह पर कुलीन वर्ग चर्च का नियंत्रण था। समाज की जो आर्थिक थी और सामाजिक जो सत्ता थी उस पर किसका नियंत्रण था? कुलीन वर्ग चर्च का नियंत्रण था। जो हमारा तीसरा वर्ग है निम्न वर्ग, तीसरा वर्ग कौन सा जी? निम्न वर्ग, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलाव संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि 1789 की जो क्रांति होती है इसके बाद क्या हुआ? बहुत सामाजिक जो है, हम कहेंगे जो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन हुआ था उसमें बदलना संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि ये वर्ग बाद में क्या है, धीरे धीरे इनमें भेदभाव समाप्त होने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सतह पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। धीरे धीरे है, फ्रांस के बाद यूरोप है, एशिया में भी इसका ये विस्तार होने लगा। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था कि भारत में किसने है फ्रांसीसी जो क्रांति होती है 1789, इसका उल्लेख किया था तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने इस क्रांति का भारत में भी वर्णन किया, क्योंकि जब एक जो फ्रांस के जो पास इलाका था उस इलाकों में इस क्रांति की चर्चा होने लगी। अगर चर्चा हुई तो वैश्य शासन चल रहा था, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी था। धीरे धीरे ये भी इसके जो इलाके थे पास पास वो बात फैलने लगी और बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों का एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। बदलाव तो करना चाहते थे, परंतु कैसे? धीरे धीरे बदलाव हो। एक खेमा मानता था, एक खेमा जो एक ग्रुप था वो मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। जो समाज का जो पुनर्गठन है वो जरूरी है। एक खेमा था उनका, वो मानता था कि समाज का जो है एक पुनर्गठन है वो जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, जो कुछ उदारवादी। रूढ़िवादी कौन से होते हैं? जो परंपराएं हैं या पारंपरिक जो परंपराएं चली आ रही है उनको मानना। जो पुरानी जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको मानना क्या है? उन्हें हम रूढ़िवादी कहेंगे। उदारवादी, उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, कि उन दिनों में इन शब्दों का क्या मतलब था? जो उदारवादी है, उदारवादी मतलब लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है? आज़ादी, आज़ादी, स्वतंत्रता। और रूढ़िवादी का हमने देखा जो प्राचीन जो परंपराएं आ रही है उनको मानना, ये क्या है? रूढ़िवादी। राजनीतिक इन धाराओं में क्या फर्क थे? कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? ये हम ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश का एक ही नहीं होता। इन शब्दों का जो अर्थ है एक ही काल और एक ही परिवेश मतलब अर्थ नहीं होता। इस अध्याय में 19वीं सदी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। जो 19वीं जो शताब्दी है इसमें जो राजनीतिक जो परंपराएं थी उनका भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। जो 19वीं शताब्दी है इस राजनीतिक जो परंपराएं आएगी उसका अध्ययन करेंगे और इस जो राजनीतिक परंपराएं आई है इनसे क्या परिवर्तन हुआ है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। रूस के बारे में बताया गया था। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो आज के इस हमारे बेहतरीन सेशन को शुरू करते हैं हम इस पॉइंट के साथ कि उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी क्या होते हैं।
समाज परिवर्तन के समर्थक में एक ऐसा समूह उदारवादियों का था कि समाज जो परिवर्तन के समर्थक थे उनमें एक समूह था उदारवादी का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी का अर्थ क्या है? उदारवादी का मतलब क्या है? ये हम अध्ययन करेंगे। समाज परिवर्तन के जो समाज में जो परिवर्तन आते थे वो समर्थक कौन थे? उदारवादी थे। इस सभी को क्या चाहिए? एक जैसा धर्मों का जो है धर्म है सभी को बराबर सम्मान मिले। ये कौन चाहते थे? उदारवादी चाहते थे। और उदार जो है लिबर, इसका मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्रता या आज़ादी। ये भी हम अध्ययन करेंगे। समाज जो परिवर्तन के समर्थक में एक उदारवादी समूह था। ये सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद ही है आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कि पहले हैं यूरोप में किस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था? वो एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसीलिए जो उदारवादी है ये कहते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कि हम जो सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये बात किसने कही थी? उदारवादियों ने। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड का। किसका? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन किसका करती थी? कैथोलिक चर्च का। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो उदारवादी समूह है किसके विरोधी थे? तो वंश आधारित शासक के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो वंश आधारित क्या होता है? जो जन्म से जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जो वंश शासन चला रहा है उसके खिलाफ कौन थे? उदारवादी समूह थे। उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिले, एक धर्म को ज़्यादा विशेष महत्व न दे कि सभी धर्मों को विशेष सम्मान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी समूह है ये जो वंश आधारित शासक है जो पैतृक वंश से चला रहा है, जैसे पिता के बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जो ये जो परंपरा चली आ रही थी उनको समाप्त करने के पक्ष में थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि सरकार के समक्ष व्यक्ति के जो है मात्र के अधिकार की रक्षा के समक्ष है कि सरकार उनकी रक्षा करे, न कि कोई वंश जो चला आ रहा है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए। सरकार के लिए सभी कानून सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ये एक उदारवादी समूह चाहते थे। उदारवादियों का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कि जो उदारवादी समूह थे वो कहते हैं कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन, किसी के अधिकार को हनन या उसको छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे कि जो उदारवादी समूह है एक ऐसी प्रतिनिधित्व आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए जाए। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन किया जाना चाहिए कि वो एक तो किसी के अफसरों के दबाव में ना आए, शासक के कहने से वो शासन ना चलाए। एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन किया जाना चाहिए जो क्या हो,
न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य करे। एक कानून है, उस कानून के अनुसार शासन किया जाना चाहिए। जैसे आज एक कानून के अनुसार है वो शासन हो रहा है, ना कि एक शासक या एक राजा या किसी अफसरों के द्वारा वो कानून कार्य नहीं किए जा रहे, परंतु जो संविधान है हमारा, अभी संविधान के द्वारा अकॉर्डिंग काम किए जा रहे हैं। वैसे इनका दारवादियों को चाहते थे कि एक ऐसा शासन किया जाना चाहिए जिसमें किसी शासक या सरकार जो अफसर है उनका कोई हस्तक्षेप ना हो। जो शासकों अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, एक ऐसे निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। पर यह समूह क्या है? लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। कि ये जो समूह था उदारवादी, ये क्या था? लोकतंत्रवादी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उदारवादियों का मानना था कि वोट का केवल अधिकार किनको है? संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। उदारवादी क्या चाहते हैं? सभी को जो वोट देने का जो अधिकार होता है, जो वैश्विक मताधिकार होता है, ये सभी को नहीं देना चाहिए। केवल उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास संपत्ति अधिक हो, जिसके पास अधिक जमीन हो, जिसके पास अधिक जायदाद हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो उच्च वर्ग के हो गए, उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था। ये किनका मानना था? उदारवादियों का। उदारवादियों का। इसके विपरीत उदारवादी के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके विपरीत कौन सा समूह है? रेडिकल समूह। कौन सा समूह है? रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। एक ऐसे शासन या होना चाहिए जो किसी अफसर या शासक के द्वारा शासन ना हो, मतलब कि एक न्यायपालिका के द्वारा एक निर्वाचन होना चाहिए, या न्यायपालिका के द्वारा जो कानून है बनाए जाने चाहिए, उसके समान कानून चलाए जाने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एक उदारवादियों का मानना था। और रेडिकल समूह क्या चाहते हैं? जो देश की आबादी की बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल समूह है चाहते कि जो देश की आबादी की बहुमत, जो देश है उसकी आबादी की बहुमत है, अगर जो भी ज़्यादा बहुमत मिलेगा उस पर आधारित थी। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। बहुत सारे लोग हैं महिला आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों की प्राप्ति किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये हैं उदारवादियों के विपरीत थे लोग जो बड़े जमींदार थे, उद्योगपति थे, किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। परंतु उदारवादी क्या चाहते थे? जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास ज़्यादा संपत्तिधारी है, वही वोट डाल सकते हैं। ये किनका मानना था? उदारवादी समूह का। परंतु रेडिकल समूह इनके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। उदारवादी है वे क्या थे? निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब हमारा तीसरा कौन सा आया समूह? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किनके खिलाफ था? रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ कौन सा था? रूढ़िवादी था। मगर फ्रांसीसी जो क्रांति है 1789 क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। जो रूढ़िवादी थे वो भी चाहते थे 1789 फ्रांस की क्रांति के बाद कि बदलाव हो। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। रूढ़िवादी कहते थे
कि कोई भी परिवर्तन ना हो, इनका विरोध करते थे। परंतु जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद रूढ़िवादी चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो। परंतु वह चाहते हैं कि अतीत का सम्मान किया जाए, अतीत की पूरी तरह ठुकराया ना जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। कि अतीत है उसको ठुकराया ना जाए, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान क्रांति होती है 1789। इसके बाद है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए थे। बहुत सारे टकराव हम देख रहे हैं कि उदारवादी आता है, रूढ़िवादी आता है और रेडिकल समूह आते हैं। हर अलग अलग समूह के अलग अलग विचार थे। रूढ़िवादी कुछ चाहते थे और जो उदारवादी अलग परिवर्तन चाहते थे, जो रेडिकल अलग परिवर्तन चाहते थे। सभी में क्या है, टकराव हो रहे थे। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा क्या था कि उदारवादी समूह, रूढ़िवादी समूह, रेडिकल समूह के बारे में हमने अध्ययन किया, इसके बारे में डिस्कशन किया। तो आज की सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो पहले वाली वीडियो है वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें। तो इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।